इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में ही ये हवा है जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। और इसके अलावा इस एटमॉस्फेयर में तमाम तरीके से मौसम बदलते हैं। कभी हवाएं चलती हैं, कभी बारिशें होती हैं, कभी ओले गिरते हैं। इस तरीके से मौसम बदलते हैं इस हवा की लेयर में। और ये हवा की लेयर एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि हमारे अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके और सस्टेन कर सके। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ये किन अलग अलग गैसेस से मिलके बनी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये कौन सी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हवा की लेयर है, इसका क्लाइमेट यानी कि जलवायु धीमे धीमे से गर्म हो रहा है और किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम इंसानों के लिए और तमाम जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि हमारी अर्थ का क्लाइमेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया तो हमारी अर्थ में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मौसम के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे दो फैक्टर्स के बारे में जिन दो फैक्टर्स की वजह से मौसम में चेंज आता है। ये दोनों फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और एयर प्रेशर। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स आपस में खेलते हैं और फिर हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं और फिर हम जानेंगे साइक्लोन्स के बारे में या तूफानों के बारे में। और एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ हकीकतें और फिर एक एंशिएंट ट्रूथ बताऊंगा आपको। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम और क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। ये दोनों ही टर्म्स एक जैसे नज़र आते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। वेदर ऑफ एनी प्लेस इज़ एन आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो किसी भी जगह का मौसम कैसा है, इसका मतलब कि उस जगह के एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कैसी हैं। और ये जो मौसम होता है ये हर दिन के लिहाज से बदलता रहता है, डे टू डे। और सिर्फ दिन के लिहाज से नहीं, ये मौसम आवर टू आवर भी बदलता है, यानी कि घंटे के हिसाब से भी बदलता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे कई दिन होते होंगे जब आप अपने रूम से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उस टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मौसम कैसा हो रहा है तो आप जवाब देंगे कि मौसम हो रहा है हॉट एंड सनी, यानी कि गर्मी पड़ रही है और सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल साफ आसमान है। अब हो सकता है कि उसी दिन कुछ घंटों के बाद आप अपने रूम से बाहर निकलें तो आप देखेंगे कि आसमान में थोड़े बादल आ गए हैं, सूरज थोड़ी थोड़ी देर के लिए छिप जा रहा है और गर्मी बहुत है। और गर्मी के साथ अब उमस हो गई है, ह्यूमिडिटी। उमस का मतलब कि आपको पसीना आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पसीना सूख नहीं रहा है, आपके कपड़ों में आपको चिपचिपाहट फील हो रही है। तो उस टाइम आपसे पूछा जाए कि अभी कैसा मौसम हो रहा है तो आप कहेंगे अभी मौसम हो रहा है हॉट, क्लाउडी एंड ह्यूमिड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आसमान में बादल हैं और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अब हो सकता है कुछ घंटों के बाद आप जब अपने कमरे से बाहर निकलें तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश हो चुकी है, मौसम अच्छा हो गया है और हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। तो फिर आप कहेंगे कि अभी मौसम है प्लेजेंट एंड ब्रीजी, यानी कि मौसम अच्छा हो गया है। और ब्रीजी, ये जो वर्ड है ये आया है ब्रीज से। ब्रीज का मतलब हल्की सी ठंडी हवा। तो मौसम अच्छा हो गया और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम में मौसम बदल सकता है। मौसम दिन के लिहाज से बदल सकता है और बहुत ड्रामेटिकली बदल सकता है। ऐसा हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगले दिन थोड़ी सी ठंडक हो जाए। तो इस तरीके से जो मौसम होता है किसी भी जगह का वो बदलते रहता है। अब ज़रा देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब किसी भी जगह का क्लाइमेट या जलवायु क्या होता है, इसका मतलब कि वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी हैं। यानी कि अगर उस जगह में गर्मी पड़ती है तो आम तौर पे कितनी गर्मी पड़ती है, अगर उस जगह में सर्दी पड़ती है तो आम तौर पे कितनी सर्दी पड़ती है, बारिश होती है तो आम तौर पे कितनी बारिश होती है।
तो इन सब तमाम चीज़ों को कहा जाता है किसी भी जगह का क्लाइमेट यानी कि जलवायु। अब ये कैसे पता चलता है कि आम तौर पे किसी जगह में कितनी गर्मी पड़ती है? तो ये पता चलता है उस जगह के इतिहास से कि पिछले कई सालों से उस जगह पे आम तौर पे कितनी गर्मी पड़ती आई है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इतने सालों से इतनी गर्मी पड़ती आई है, इतनी सर्दी पड़ती आई है, तो इस जगह का क्लाइमेट ऐसा कुछ है। तो एवरेज वेदर कंडीशंस एक बहुत लंबे वक्त के दौरान, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ को कहते हैं क्लाइमेट। अब मैं आपको वेदर और क्लाइमेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त शिमला में रह रहा हो और मैं अपने दोस्त को कॉल करूं और उससे ये पूछूं कि शिमला में मौसम कैसा हो रहा है, तो वो मौसम बताएगा आज का, और वो मुझसे कहेगा कि शिमला में अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है और आसमान में थोड़े से बादल हैं, और अभी आज का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और रात में थोड़ी सी बारिश होने के आसार हैं। तो ये मौसम हो गया शिमला का आज का मौसम। अब अगर मैं उससे ये पूछूं कि शिमला में क्लाइमेट कैसा रहता है, तो वो मुझे जवाब देगा कि शिमला में सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है। और कितनी ठंडक होती है? आमतौर पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेके -4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। और गर्मियों के मौसम में, समर्स के टाइम पे मॉडरेटली वार्म रहता है शिमला, यानी कि गर्मी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। और गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि आमतौर पे इतनी ठंडक रहती है और आमतौर पे इतनी गर्मी रहती है। शिमला में आमतौर पे जो बारिश होती है वो 62 इंचेस के आसपास होती है पूरे साल भर में, और शिमला में बर्फ़ पड़ती है, और आमतौर पे 2 महीनों में बर्फ़ पड़ती है, वो की है जनवरी और फरवरी, और इन दोनों महीनों में करीब 40 इंच बर्फ़ पड़ती है शिमला में। तो ये शिमला का क्लाइमेट है। अब ये हमें कैसे आइडिया है कि शिमला में 2 ही महीनों में बर्फ़ पड़ती है? ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में भी बर्फ़ पड़ जाए, ऐसा हो सकता है कि मार्च में भी बर्फ़ पड़ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये रूल है। लेकिन पिछले कई सालों के दौरान ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर टाइम जब बर्फ़ पड़ी है तो जनवरी और फरवरी में ही पड़ी है, और इतनी ही बर्फ़ पड़ी है इसके आसपास। इसी तरीके से आप ये टेम्परेचर के बारे में भी कह सकते हैं। तो ये पूरा एक क्लाइमेट हो गया शिमला का। तो ये फ़र्क है वेदर और क्लाइमेट में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ द फ्रॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और इससे आप कई सारे सबक सीख सकते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में और इस दुनिया के बारे में, और आप रिलेट भी कर सकते हो क्लाइमेट चेंज के साथ। तो अब अगर आप किसी पानी के पतीले को लो और उस पानी को गर्म कर दो, और उस गर्म पानी में अगर आप किसी फ्रॉग को या किसी मेढक को डाल दो, तो वो मेढक तड़पने लग जाएगा और वो मेढक उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये फ्रॉग एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप किसी पतीले में नॉर्मल पानी ले लो और उस नॉर्मल पानी में उस मेढक को डाल दो, तो वो मेढक बहुत आराम से रहेगा, सुकून से। और उस पतीले को अगर आप धीमे धीमे से गर्म करना शुरू कर दो, तो अब होने ये लगेगा कि पानी धीमे धीमे से गर्म होने लगेगा, और मेढक जो है वो ये चीज़ महसूस कर लेगा कि पानी हल्का सा गर्म हुआ है। तो वो मेढक अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने लगेगा अपने आसपास के पानी के साथ। और इसी तरीके से अगर आप वो पानी धीमे धीमे से गर्म करते रहो, तो वो मेढक खुद को एडजस्ट करते रहेगा, और जब तक कि उस मेढक को ये एहसास होगा कि ये आसपास का पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, तब तक देर हो चुकी होगी और वो मेढक जिंदा उबल चुका होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो धीमे धीमे छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, अगर आप एडजस्ट करते रहो तो क्या हो सकता है। और अभी हमारे अर्थ का क्लाइमेट धीमे धीमे से गर्म हो रहा है और हम इंसान बस फिलहाल एडजस्ट कर रहे हैं धीमे धीमे से। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो मौसम बदलता है इसके 2 फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एयर के रेफरेंस में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज टेम्परेचर।
तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज को कहते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस बाय, अब ये जो हवा का तापमान है ये कई तरीकों से बदलता है। एक तरीका तो है ये दिन और रात के हिसाब से बदलता है। दिन के टाइम पे जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, रात के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। और ये टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। अब जैसे गर्मियों के मौसम में गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और सर्दियों के मौसम में ठंडक होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अब अगर गर्मी की बात करें तो हमारी अर्थ में जितनी भी गर्मी है और जितनी भी रोशनी है ये आती है हमारे स्टार से। जो हमारा स्टार है हमारा सन। तो अब सूरज की रोशनी से ही हमारे अर्थ रोशन होती है, हमारे अर्थ में गर्मी आती है। तो अब इस सूरज की रोशनी की अगर बात करें तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टर्म आता है, इंसोलेशन। अब जरा देखते हैं कि इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। The earth receives 1 in 2 into 10 to the power 10 part of the sun's energy। अब इंटरसेप्ट का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अवरोध करना, यानी कि कोई चीज आपके पास आ रही है तो आप कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, कितना उसे रोक पा रहे हो। तो इंसोलेशन ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि जितनी भी सूरज की रोशनी है उसका कितना हिस्सा हमारी अर्थ तक पहुंच रहा है और हमारी अर्थ कितना उसका यूज कर पा रही है। तो अब मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, आपको आइडिया लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, हमारा सन काफी बड़ा है हमारे अर्थ के रेफरेंस में। तो अगर हमारा सन इतना बड़ा मान लिया जाए तो हमारी अर्थ बस छोटी सी अर्थ है। अब ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं कि आपको आइडिया रहे। अब ये जो सूरज है, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, और ये चारों तरफ तो मैंने 2 डायमेंशंस में दिखाया है, सूरज 3 डायमेंशंस में। तो इधर ऊपर नीचे हर जगह सूरज की रोशनी पहुंच रही है, और सूरज की पूरी रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे अर्थ की तरफ आता है। बाकी सारा जितना हिस्सा है सूरज की रोशनी का वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो इतने सारे रोशनी और गर्मी में से बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे अर्थ की तरफ आता है। तो क्या कहेंगे, जो इंसोलेशन है हमारी अर्थ का वो है 1 in 2 into 10 to the power 10। यानी कि एक आइडिया लेने के तौर पे मैं आपको बस बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, कि मान लीजिए अगर इतनी रोशनी की किरणें सूरज से निकलती हैं तो सिर्फ एक किरण हमारे अर्थ तक पहुंचती है। ये बस आप एक अंदाजा लेने के लिए बस ये समझ लीजिए कि इतना हिस्से का सिर्फ एक हिस्सा हमारे अर्थ तक आता है। अब अगर वो हिस्सा जो हमारे अर्थ तक पहुंचता है, अगर हम इस हिस्से की भी बात करें तो अब सिर्फ अर्थ की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का ये इक्वेटर है, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये हमारे अर्थ की तरफ सूरज की रोशनी आ रही है। अब आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ नेचर का। ये मान लीजिए आपका हाथ है और इस पे कोई घूंसा मारता है, तो अब अगर ये सीधे सीधे घूंसा आपको पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी अगर बिल्कुल सीधे ये घूंसा पड़ता है, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब अगर मान लीजिए आप थोड़े से अलग एंगल पे हो जाएं, तो अब अगर घूंसा आएगा तो अभी उतनी ताकत से आ रहा है लेकिन आपको दर्द कम होगा, आपको ये घूंसा महसूस कम होगा। ये एंगल अगर आप और बढ़ा दें तो ये घूंसा आपको छूता हुआ निकलेगा, तो भले कितनी तेज क्यों ना आ रहा हो आपको इम्पैक्ट बहुत कम लगेगा, आप उसकी एनर्जी बहुत कम एब्जॉर्ब करोगे। और अगर आप ये एंगल और बिल्कुल यूं स्लांट कर दो तो ये घूंसा बस आपको छूता हुआ निकल जाएगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो बिल्कुल यही चीज होती है हमारे अर्थ के साथ। सूरज की रोशनी जब आती है तो हमारे अर्थ का बेसिकली इक्वेटर के आसपास का ये जो एरिया है, इस एरिया में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधे पड़ती है, तो ये इस एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जैसे जैसे आप हमारे इक्वेटर से दूर जाते जाओ
तो जैसे यहाँ पे एनर्जी पड़ रही है तो यहाँ एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, तो एब्जॉर्ब कम होगी रोशनी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे और टेढ़ा एंगल बन रहा है, तो अब जो रोशनी आएगी वो और कम एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट और ज़्यादा होगी। और अगर आप पोल्स की बात करें तो यहाँ पे तो जो रोशनी आ रही है बहुत कम एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादातर रोशनी यूं ही निकल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेटर पे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आप एब्जॉर्ब करेंगे सूरज की, और इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो ये इंसोलेशन जो है, जो हिस्सा जो हमारी अर्थ इंटरसेप्ट करती है, ये इंसोलेशन कम होता चला जाएगा। तो अब जो टेम्परेचर है या जो तापमान है हमारी अर्थ का, ये लैटिट्यूड्स के लिहाज से भी चेंज करता है। तो अब इसी चीज को हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो तीसरा फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के लिहाज से भी टेम्परेचर चेंज होता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। अब वही चीज है कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है ये कम होता रहता है अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर में मैक्सिमम इंसोलेशन, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता चला जाएगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर भी कम होगा। पोल्स आर कवर्ड इन स्नो व्हाइल एरियाज अराउंड द इक्वेटर आर हॉट। अब अगर आप नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि यहाँ बर्फ जमा रहती है, और जबकि अगर आप इक्वेटर के आसपास के एरिया को देखें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस तरीके से टेम्परेचर अलग अलग तरीके से बदलता है, दिन और रात के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और लैटिट्यूड्स के लिहाज से। अब चलिए टेम्परेचर के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग्स एंड एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे एंड दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो अब जो शहर होते हैं, शहरों में गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है अगर आप कंपैरिजन करो गांव देहात के इलाकों से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जितने भी घर होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, ये कंक्रीट से बनती हैं, और इन घरों और बिल्डिंग्स में मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा शहर में जो रोड्स बनती हैं, रोड्स में एस्फाल्ट का यूज़ होता है, और ये सब जितना भी मटीरियल है ये क्या करता है कि ये दिन के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा सोख लेता है और रात के टाइम पे ये गर्मी फिर रिलीज होती है। तो इस वजह से शहरों का जो टेम्परेचर है वो गांव देहात के इलाकों से थोड़ा ज़्यादा रहता है। गांव देहात के इलाकों में रोड्स इस तरीके से इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और वहाँ पक्के हुए जो मकान हैं वो थोड़े कम होते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. तो अब तापमान को नापने का एक तरीका हमें चाहिए कि कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस का। ये बेसिकली एक स्केल है, और इस स्केल को बनाया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। और इस स्केल का जो मॉडल है उसके मुताबिक जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पानी जमना शुरू होता है, यानी कि पानी बर्फ बनने लग जाता है, उस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस माना गया। और जिस टेम्परेचर में पानी भाप बनना शुरू होता है, पानी उबलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को माना गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो रही सेल्सियस स्केल। इसके जैसे ही एक फ़ारेनहाइट स्केल होती है, एक केल्विन स्केल होती है, लेकिन आम तौर पे हम सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और अब मैं आपको कुछ और टेम्परेचर्स बताता हूँ आमतौर पे, जो एक आइडिया रहना चाहिए आपको। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये करीब करीब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी इंसान का तो मतलब उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार आ रहा है। इसके अलावा जो सूरज का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर होता है करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सूरज का कोर होता है, सूरज का जो अंदर का हिस्सा है जिसमें प्लाज्मा होता है और क्वांटम टनलिंग होती है, उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी होगी सूरज के कोर एरिया में। और जो लोहा होता है, लोहा पिघलना शुरू होता है करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस में।
अब आपको आइडिया लग गया होगा सेल्सियस स्केल का और टेम्परेचर का। चलिए फिर, थैंक यू।